Good evening, sir. Good evening. बोर्ड खुलने में थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, लास्ट क्लास की लास्ट बात ये थी, एंगल बिटवीन टू लाइंस, इस पर हमारी बात चल रही है ना, एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, तो देखिए Yes, sir. जैसे दो लाइन मैंने लिया था। एक लाइन है जिसका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज इंक्लिनेशन θ1 है और दूसरे का इंक्लिनेशन है θ2। तो इन्हीं एंगल पर tan ऑपरेट करके रिस्पेक्टिव लाइन के स्लोप को निकाला जा सकता है। m1 tan θ1 है, m2 tan θ2। ठीक है, m1 is tan θ1, m2 is tan θ2। रिलेटिव पोजीशन बाय द वे ऐसा ही है। तो देखिए, जैसे एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करने से लाइन का एक्स एक्सिस से जो इंक्लिनेशन है वो बढ़ते जाता है। जैसे जिसका स्लोप m2 है ना, m2 है, मतलब जिसका इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस से θ2 है। अब देखिए, इसको इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के अबाउट घुमाते, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के अबाउट घुमाए तो इंक्लिनेशन बढ़ते जाएगा, है ना।
इंक्लिनेशन बढ़ते जाता है। ठीक है, थीटा टू इंक्लिनेशन था पहले और घुमा दिया, m1 स्लोप वाली लाइन हो गई थीटा एंगल से रोटेट करवाने के बाद, तो उसका इंक्लिनेशन थीटा 1 हो गया। मींस कि एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करवाने से लाइन का पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से इंक्लिनेशन बढ़ते जाता है। तो जब दो लाइन के बीच का एंगल निकालना हो तो उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के अबाउट देखिए, है ना, उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के अबाउट, है ना, उसके पॉइंट ऑफ, दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के अबाउट क्या करेंगे, एक लाइन को एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करवाएंगे तो दूसरी लाइन मिलेगी। समझ गए कि एक लाइन को एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करने से दूसरी लाइन मिलेगी, और एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करने से देख रहे हैं m2 स्लोप वाली लाइन को थीटा एंगल से घुमा दिए तो m1 स्लोप वाली लाइन हो गई। ठीक, तो इसीलिए स्लोप ऑफ रोटेटेड लाइन माइनस स्लोप ऑफ रोटेटिंग लाइन अपॉन 1 प्लस प्रोडक्ट ऑफ टू स्लोप विल बी tan ऑफ इंक्लूडेड एंगल। तो इसमें कहीं कोई मिलावट नहीं करनी। ठीक है, तो डायरेक्टली आप दो लाइन के बीच में एंगल निकालना हो तो ईमानदारी से देखिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के अबाउट किसी एक लाइन को जैसे m2 स्लोप वाली लाइन है, इसको एंटी क्लॉकवाइज में थीटा एंगल से रोटेट करवाएंगे तो m1 स्लोप वाली लाइन आएगी। तो इन दोनों के बीच का ये एंगल निकालना हो थीटा, तो tan थीटा को डायरेक्टली आप लिखेंगे, इसमें कहीं कोई मिलावट नहीं, tan थीटा को आप लिखेंगे m1 माइनस m2 और अपॉन 1 प्लस m1, जो दिख रहा है वही लिखना है। और ऐसे ही सिचुएशन है जब आपने लाइन को प्लॉट कर दिया, क्योंकि ज्योमेट्री ड्रॉ करने की जो होती है, ड्रॉ करने के बाद में पूरी क्लैरिटी होती है कि आप क्या लिखने जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए, तो गलती की संभावना कम हो जाएगी, बिल्कुल निग्लिजिबल हो जाएगी। ठीक है, कैलकुलेशन एरर होगा तो होगा, कंसेप्चुअल एरर नहीं हो सकता, क्योंकि जो सामने दिख रहा है वही लिख रहे हैं आप। ठीक है, तो ये एंगल निकालना हो तो इस एंगल के tan की वैल्यू डायरेक्टली यही हो जाएगी, इसमें कोई मिलावट नहीं, बशर्ते कि जैसा ड्रॉ किया हुआ है एग्जैक्टली वैसा ही सिचुएशन। ठीक है, ब्लाइंडली नहीं लिखा हुआ है। अब देखिए tan थीटा आ गया तो tan अल्फा तो आ ही जाएगा, तो tan अल्फा हमने देख लिया था कि इज माइनस ऑफ tan थीटा। अब इसी में माइनस लगाएंगे तो आपको tan अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, और अल्फा भी उन्हीं दोनों लाइन के बीच का एंगल है, माइनस ऑफ m1 माइनस m2 और अपॉन 1 प्लस m1। ठीक है, समझ गए? यस सर। यस सर। तो एक एंगल कोई आप निकाल लीजिए तो दूसरा एंगल अपने आप आ जाएगा। इसीलिए फॉर्मूला में जो देखते होंगे और फॉर्मूला में जो होता है और जो हम समझते हैं, दोनों में अंतर मैं बताता हूँ। tan ऑफ एंगल बिटवीन टू लाइंस, tan ऑफ एंगल बिटवीन टू लाइंस, tan थीटा को आप लिखते हैं मॉड ऑफ m1 माइनस m2 और अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, इससे जो निकल के आता है ये थीटा एक्यूट एंगल। सर मॉड क्यों लगाया? बता रहा हूं अभी इसीलिए मॉड पहले पढ़ा दिया जाता है ना, मॉड पहले पढ़ाने, आप सबका मतलब समझ में आ जाएगा। ट्रिगोनोमेट्री की एंट्री क्यों थोड़ी सी हो जाती है ना, मॉड क्यों पढ़ाया, लॉग क्यों पढ़ाया, देख रहे हैं, सब पूछ रहे हैं ना आप। भाई जो ये नहीं पढ़ाता, एनसीईआरटी की लाइन पढ़ाते रहता तो पढ़ा लेता, तब जो है अच्छे क्वेश्चन को या कॉन्सेप्ट के साथ नहीं करवा सकते। ठीक है, इसीलिए उन सब चीज की थोड़ी थोड़ी जानकारी, जैसे प्रोग्रेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी, और संयोग की बात है कि 10th में एपी पढ़ते हैं तो जीपी की थोड़ी सी जानकारी दे दी जाती है, ये इसीलिए दे दिया। ठीक है, तो देखिए कुछ लोग जो नए ज्वाइन किए हैं उनके लिए एक बार रिव्यू करवा देता हूं कि दो लाइन है से इसको मैं L1 और इसको L2 कह देता हूं, या इसी को L2 कहिए, 2 से, और ये L1। ठीक है, तो L2 लाइन को थीटा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करने से L1 लाइन मिलती है। तो इन दोनों लाइन के बीच का एंगल ये थीटा, यही थीटा निकालना हो, क्योंकि दो लाइन के बीच में दो एंगल है, ये थीटा भी है और अल्फा भी है ना, दोनों, इन दोनों लाइन के बीच का दोनों एंगल है, लेकिन एक आ गया तो दूसरा अपने आप आ जाएगा, क्योंकि दोनों का सम 180 होगा। तो मैं थीटा की बात कर रहा हूँ, ये थीटा निकालना हो
तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ जो रिलेशन निकाला गया इसी पोजीशन में, इसी थीटा के लिए, तो देख लेना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के अबाउट L2 लाइन को, है ना, L2 लाइन को एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करने से L1 लाइन मिलती है। L2 लाइन को एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करने से L1 लाइन मिलती है। तो इसका मतलब स्लोप ऑफ L1 लाइन माइनस स्लोप ऑफ L2 लाइन अपॉन 1 प्लस प्रोडक्ट ऑफ टू स्लोप विल बी tan ऑफ इंक्लूडेड एंगल, tan ऑफ थीटा, जो यहाँ नीचे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो डायरेक्टली अब tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आई तो एंगल वाज एक्यूट, tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव आ जाए इसका मतलब थीटा मोर देन 90 होगा, ऑब्ट्यूज। समझ गए? तो कोई एंगल एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है, डायरेक्टली प्लॉट करके और आप इस तरह से tan ऑफ इंक्लूडेड एंगल निकाल करके बता सकते हैं कि वो एंगल एक्यूट था कि ऑब्ट्यूज। वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं होगी, सीधा देख लेना है कि रेशियो का साइन क्या होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, है ना। tan थीटा नेगेटिव है इसका मतलब थीटा वाज ऑब्ट्यूज, और tan थीटा पॉजिटिव है इसका मतलब थीटा वाज एक्यूट। क्योंकि दो लाइन के बीच में एंगल कहां से कहां तक बन सकता है, 0 से लेकर 180 के बीच में है, उससे ज्यादा तो होगा नहीं। तो इसीलिए 0 से 180 के बीच का एंगल जब 90 से ज्यादा होगा तभी उस पर tan की वैल्यू नेगेटिव होगी, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल होगा तभी tan की वैल्यू नेगेटिव होगी, वरना 0 से 90 के बीच में रहे तो tan इज ऑलवेज पॉजिटिव। समझ गए? तो ये एंगल निकालने का, डायरेक्टली एंगल निकालने का विथ सेंस कि वेदर इट इज एक्यूट और ऑब्ट्यूज, ये तरीका है। तो tan थीटा आ गया तो tan अल्फा, जो लास्ट क्लास में हमने रिलेशन निकाला था उससे आ जाएगा, tan अल्फा इज माइनस ऑफ tan थीटा, तो tan अल्फा आ गया। तो ये दोनों tan ऑफ एंगल बिटवीन लाइंस के लिए एक्सप्रेशन है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 और माइनस ऑफ सेम थिंग। अब क्या करते हैं कि दोनों को मिला करके एक एक्सप्रेशन मैंने लिख दिया, tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, मॉडुलस का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू, नॉन नेगेटिव वैल्यू। तो tan थीटा की वैल्यू इस एक्सप्रेशन से निकालेंगे तो एब्सोल्यूट आएगी, नेगेटिव कभी नहीं आएगी। इससे क्या होगा कि थीटा की एक्यूट वैल्यू आ जाएगी इफ द लाइंस आर नॉट परपेंडिकुलर। दिस इंप्लाइज कि थीटा acute can be obtained from this relation if the lines are not perpendicular। perpendicular है तब तो कोई बात नहीं, चारों एंगल 90-90 होगा, 0 डिग्री है तब तो एक ही एंगल होगा 0। ये दो एक्सट्रीम केस की बात नहीं है, तब जो एंगल निकल के आएगा जब तो थीटा है, इससे थीटा acute is obtained from this relation। ठीक है, और another angle which will be obtuse alpha will be 180 minus theta, यहां से निकाल। समझ गए? ये मॉड का मतलब ये नहीं कि प्लस और माइनस दोनों, जैसे यूजुअली क्या होता है दिमाग में जो बात आती रहती है कि इससे जब निकालेंगे तो प्लस और माइनस दोनों एक साथ आ जाएगा, यूजुअली दिमाग में बात होती है। लेकिन आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि मॉड से सिर्फ थीटा की एक्यूट वैल्यू आएगी इफ द एंगल इज नॉट स्पेशल। स्पेशल मतलब 0 नहीं है और 90 नहीं, वो केस किसके लिए होता है वो उसके बारे में मैं अभी जिक्र करता हूँ, है ना, उसके बारे में अभी मैं बताता हूँ। ठीक है, तो इससे आप थीटा की एक्यूट वैल्यू निकाल के ले आएंगे। थीटा इज नॉट 90 और थीटा इज नॉट 0, another angle will be 180 minus theta, 180 minus theta which is alpha if theta is 0। तो tan theta will be 0, 0 पर tan की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब क्या है कि m1 minus m2 will be 0, m1 equal to m2। ठीक है, tan थीटा 0 है तो न्यूमरेटर ही इसका 0 हुआ होगा, m1 equal to m2। समझ गए? और m1 equal to m2 हो जाए तो इसका मतलब कह सकते हैं कि लाइन के बीच में एंगल 0 है। एंगल 0 दो केस में हो सकता है, या तो लाइन कोइंसिडेंट हो या लाइन इज पैरेलल एंड सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। तो पैरेलल लाइंस का स्लोप इसीलिए इक्वल होता है ना, कि थीटा इज 0 मींस लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, तो उसका स्लोप इक्वल होगा। तो अब लिख देता हूं मैं, दिस इंप्लाइज इफ द लाइंस आर पैरेलल, इफ द टू लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल, then m1 equal to m2 where m1 m2 are slopes of the two given lines। ठीक है,
slopes are equal. दूसरा, if theta is 90, if theta is pi by 2, ठीक है, that is lines are perpendicular. Lines are perpendicular. Then tan theta is not defined. Is not defined. ठीक है, और कोई एक्सप्रेशन डिफाइंड कब नहीं होता है, इस पर भी हमारी काफी चर्चा हुई है, जब उसका डिनोमिनेटर 0 हो जाए. समझ गए? जब किसी एक्सप्रेशन का डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो एक्सप्रेशन इज नॉट डिफाइंड. तो देयरफॉर m1 m2 इक्वल टू -1. समझ गए? m1 m2 -1 हो जाए तो इसका मतलब स्लोप इज नॉट डिफाइंड. tan थीटा इज नॉट डिफाइंड, मतलब डिनोमिनेटर इज 0, मींस थीटा इज 90. तो लाइन परपेंडिकुलर हो तो उसके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है. लाइन पैरेलल हो तो उसका स्लोप इक्वल. ठीक है, ये सारी बात समझ गए? यस सर. यस सर. ठीक है, किसी को कोई दिक्कत बताइए. नो अरे सर. m1 m2 -1 कैसे है? हाँ, कौन सा ये -1 कैसे आया? यस सर. ये देखिए, tan थीटा का एक्सप्रेशन तो यही है ना, यस दो सर. लाइन के बीच के एंगल का एक्सप्रेशन यही है. थीटा 90 है, इसका मतलब tan 90 क्या होगा? tan 90 इज sin 90 अपॉन cos 90. ये होता है ना? नहीं सर आगे समझ में आया. बढ़िया समझ में. तो डिनोमिनेटर Yes, मस्ट बी sir. 0, तभी जाकर के Yes. कोई एक्सप्रेशन डिफाइन नहीं होगा. m1 m2 इक्वल टू -1. ठीक है, तो जब दो लाइन स्पेशल है तो ये दोनों केस होगा. इधर द टू लाइंस विल बी पैरेलल और द टू लाइंस विल बी परपेंडिकुलर. पैरेलल है तो दोनों का स्लोप इक्वल, परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट माइनस. ठीक, और एंगल बिटवीन लाइंस का सब कुछ साफ साफ क्लियर समझ गए है ना? यस इससे हमें कहीं भी धोखा नहीं मिल सकता है, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं मिलेगा. अब चलिए, अब कुछ काम मैं करता हूं. जैसे कोई दी हुई लाइन है, उसके पैरेलल में लाइन की इक्वेशन लिखना हो या परपेंडिकुलर में लिखना हो, उसके लिए प्रॉपर तरीका क्या है, स्कूल का तरीका क्या है, और हमारा शॉर्टकट अप्रोच क्या होगा, उस पर बात करूंगा, है ना? ये दोनों चीज. जब मान लियो माइनर काम है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के क्वेश्चन को हैंडल कर रहे हैं, तो कोई एक अपना ऐसा अप्रोच होना चाहिए जिसमें दूसरा जब तक लिखे तब तक हम लिख के बैठे रहें, है ना? तो देखिए, लास्ट क्लास में एक स्लोप निकालने का तरीका बताया था कि लाइन का जनरल इक्वेशन यही है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इज जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन. ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन. अब इसका स्लोप लिखना हो तो क्या करेंगे? माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ. दिस इज स्लोप ऑफ लाइन. क्यों? तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि by इक्वल टू आप लिख लेते हैं -ax माइनस c. अब b से इसको डिवाइड करिए, -a बाई bx माइनस c बाई b. अब इसको y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर कर लीजिए. m की वैल्यू आ गई -a बाई b आ गया, क्योंकि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, यस सर. है ना? यस सर. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. समझ गए? ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है. अब आप चूंकि dy बाई dx भी पढ़ चुके हैं, dy बाई dx तो जानते हैं ना, डिफरेंशिएशन यस सर. यस जानते सर. हैं? चलिए मैं लिखता हूँ, इसका dy बाई dx निकाल लीजिए तो आपको -a बाई b ही आ जाएगा. जैसे a टाइम्स a तो कांस्टेंट है, तो d बाई dx ऑफ x प्लस b टाइम्स dy बाई dx प्लस dc बाई dx कांस्टेंट है, इक्वल टू 0. 0 का डिफरेंशिएशन 0. अब देखिए, a dx बाई dx तो 1 हो गया, प्लस b dy बाई dx और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन dc बाई dx क्या होगा? 0, इक्वल टू 0. तो आ गया b dy बाई dx इज माइनस a. इसका मतलब dy बाई dx इज माइनस a बाई b. आ गया? तो ये dy बाई dx से भी आप स्लोप निकाल लेते हैं, क्योंकि dy बाई dx का मीनिंग फिजिक्स में क्या बताया गया है? वेलोसिटी निकालने tan में, थीटा.
है tan theta. रेट ऑफ चेंज या टेंजेंट वाला पता है ना? हाँ देखिए यस सर बताया। Yes, sir. यहाँ पर टेंजेंट का है, टेंजेंट का कॉन्सेप्ट है। जैसे dy by dx इज स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट सम पॉइंट ऑन द कर्व, है ना? यही फिजिक्स में यूज करते हैं, यस सर। समझ गए? तो अब जरा बताइए, मैं कहूंगा आपको, और टेंजेंट वो लाइन है जो छू करके जाती है, ठीक है? अब मैं कहूं कि इस लाइन के किसी पॉइंट पर टेंजेंट आप ड्रॉ करो, ठीक है? लाइन के किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करो, ये वही लाइन हो जाएगी। अब कहीं पर अगर ये देखिए यहाँ पर वो लाइन जो छू करके जाए, ये लाइन हो जाएगी, Yes, sir. नहीं होगी? किसी लाइन के किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करना हो तो टेंजेंट वो लाइन होती है जो कर्व को टच करते हुए जाए, और ये तो लाइन है। मान लीजिए कर्व होता, जैसे ऐसे कर्व होता, तब तो ठीक है, यहाँ पर ये लाइन छू करके जाएगी, कुछ देर टच में रही, फिर उसके बाद निकल गई। लेकिन जब खुद लाइन ही है और लाइन पर ही टेंजेंट आपको ड्रॉ करना है, तो जहां पर ड्रॉ करेंगे वही लाइन आ जाएगी, यहाँ पर तो यही लाइन आ गई। इसीलिए Yes, sir. लाइन के dy by dx की वैल्यू एक ही होती है, चाहे कहीं पर भी निकालें। तो कहीं पर भी टेंजेंट ड्रॉ करके स्लोप निकालेंगे तो स्लोप ऑफ लाइन विल रिमेन सेम, ठीक है? तो इसलिए dy by सर वो dx स्लोप की इक्वली होगी। क्या? सर वो स्लोप की इक्वली होगी। हाँ स्लोप की, आप लाइन के किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करिए ना, लाइन है, अब इसके किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो यही लाइन आ जाएगी ना। कर्व होता है तब तो ये लाइन छू करके गई और निकल गई, फिर एक जगह टच की। लेकिन जब ये लाइन ही खुद है तो जहां पर आप टेंजेंट टच करती हुई लाइन ड्रॉ करेंगे तो वही लाइन आ जाएगी। तो इसीलिए dy by dx obtained from equation of line is in fact slope of line, क्योंकि tangent at any point on line will be the line itself। समझ गए? इतना सारा मीनिंग समझ गए? तो स्लोप निकाल, अब स्लोप निकालने में कहीं दिक्कत नहीं होगी, कुछ भी नहीं तो dy by dx निकाल लीजिए, है ना? डिफरेंशिएट कर दीजिए, d by dx ऑपरेट कर दिए पूरे पर। और दूसरा शॉर्टकट में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, आप इसका भी यूज कर सकते हैं, धीरे धीरे यूज करते करते यूज हो जाए। कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y विथ नेगेटिव साइन इज स्लोप ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y विथ नेगेटिव साइन इज स्लोप ऑफ। ठीक है? जैसे कहता है आपको कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन parallel to the line, say 3x plus 4y equal to 5 and passing through some given point, passing through say 1, 2। समझ गए? ये कैसी लाइन की इक्वेशन जो इस दिए गए लाइन के पैरेलल हो और 1, 2 से पास हो। अब देखिए कायदे कानून से, ऐसे स्कूल एग्जामिनेशन है उसमें कॉन्सेप्ट जब यूज करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, स्लोप ऑफ गिवन लाइन निकालेंगे। स्लोप ऑफ गिवन लाइन ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y माइनस 3/4, ठीक है? दिस विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, क्योंकि लाइंस आर पैरेलल और लाइन पैरेलल है तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा। से इसको m कह देता हूं, ठीक है? अब पॉइंट मालूम है और स्लोप मालूम, एक पॉइंट 1, 2 से पास होने वाली लाइन जिसका स्लोप m है, लिख सकते हैं y माइनस 2 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस 1। हो गया? ये आ जाएगा y माइनस 2 इक्वल टू स्लोप इज माइनस 3/4 x माइनस 1। पॉइंट स्लोप फॉर्म में लाइन की इक्वेशन ऐसे ही लिखते हैं, y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, है ना? यही होता है, y माइनस 2 इक्वल टू माइनस 3/4 और टाइम्स x माइनस 1। इसको लिखा सकता है 4y माइनस 8 इक्वल टू माइनस 3x एंड प्लस 3। इसका मतलब 3x प्लस 4y इक्वल टू कितना आ गया, 8, 3, 11। ये लाइन हो गई।
समझ गया लाइन की इक्वेशन लिखने का तरीका? सर Yes. हाँ, सर इधर हमने ये ऊपर y माइनस टू इज इक्वल टू एम एक्स माइनस वन, ये कैसे किया? ये कहाँ से लिखा है? पॉइंट स्लोप फॉर्म लाइन की इक्वेशन का, इसीलिए तो टाइम दिया था उसको पर लेने के लिए। y माइनस वाई वन इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x वन होता है, नहीं होता है? Yes, sir. एक पॉइंट हम लेते थे x, y, एक स्लोप हम निकालते थे, दूसरा दिया हुआ स्लोप होता था, उसके इक्वल करते थे। तो a और p को ज्वाइन करने वाले लाइन की स्लोप लिखेंगे तो क्या होगा? y माइनस टू और अपॉन x माइनस वन, नहीं होगा? दिस मस्ट बी इक्वल टू m, वही तो लिखा हुआ है। लाइन की इक्वेशन हमने कैसे निकाला था? दो अलग अलग तरह से स्लोप निकालकर इक्वेट कर लिया था। तो इसमें एक स्लोप दिया हुआ है और एक स्लोप हम निकाल लेंगे वेरिएबल पॉइंट का कोऑर्डिनेट एज्यूम करके। अब समझ गए? यस सर। ठीक है कि x, y एक वेरिएबल पॉइंट ले लीजिए लाइन पर। नहीं कुछ आपको मालूम है, कुछ भी नहीं मालूम है, सिर्फ एक लाइन मालूम है कि लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए दो अलग अलग तरह से स्लोप निकालकर इक्वेट किया जाता है। बस इतना मालूम है, आप कभी भी नहीं रुकेंगे, कहीं नहीं रुकेंगे। ठीक है, तो एक स्लोप दिया हुआ है, जो हमने एक पैरेलल लाइन है उससे स्लोप निकाल लिया। एक और स्लोप निकालना हमारी जिम्मेवारी है, जिसको इसके बराबर करूंगा। उसके लिए एक पॉइंट दिया हुआ है और इक्वेशन लिखने के लिए एक वेरिएबल पॉइंट लेते ही लेते हैं, एंड एक वेरिएबल पॉइंट तो लेना ही है लाइन पर, x, y, तभी तो इक्वेशन आएगी। वो x, y ले लीजिए, और एक पॉइंट दिया हुआ है या किसी भी तरह से एक पॉइंट बता देगा x इंटरसेप्ट इज दिस, y इंटरसेप्ट इज दिस, उससे पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाता है। तब दो पॉइंट से एक स्लोप लिख लेंगे, एक स्लोप दिया हुआ है, इक्वेट करिए, फटाफट आ जाएगा। सर पैरेलल लाइन का स्लोप तो 0 होता है ना, हम तो ये पढ़ते हैं फिजिक्स में। पैरेलल लाइन का सर स्लोप 0 होता है। किसने कहा? मैंने नहीं कहा। पैरेलल लाइंस का स्लोप इक्वल होता है, अभी तो हमने सीखा है। जो लाइन x एक्सिस के पैरेलल हो उसका स्लोप 0 होता है। ओके सर। समझ गए? पैरेलल का मतलब Yes, x एक्सिस sir. के पैरेलल नहीं, पैरेलल तो ऐसे भी होता है ना, ये भी पैरेलल है, नहीं है? ओके सर। ठीक है, लेकिन इसका स्लोप 0 नहीं, x एक्सिस के पैरेलल हो तब 0। अब ठीक है? Okay, sir. यस सर। हाँ, देखिए अब जरा देखिए, कभी यही कहता है आपको नेक्स्ट कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 1, 2 and perpendicular to the line, ठीक है, 4x minus of 3y and plus 7 equal to 0। ठीक है, 1, 2 से पास होने वाली लाइन जो इस दिए गए लाइन के परपेंडिकुलर, ठीक है, जैसे ये वाली लाइन यही है, तब कह रहे हैं कि 1, 2 से पास होने वाली लाइन जो इस पर परपेंडिकुलर है ना, हमें इस लाइन की इक्वेशन चाहिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका स्लोप निकाल लेते हैं, है ना। से इसके स्लोप को m1 और जो हमें लाइन लानी है उसके स्लोप को m2 ले लेता हूं। तो m1 लिखते तो क्या लिखते, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x प्लस 4 इक्वल टू 11। हाँ, आ गया 4/3, m1 हो गया 4/3, कोफिशिएंट ऑफ x इज 4, कोफिशिएंट ऑफ y इज -3, दोनों का रेशियो लेकर -1 हम लगा लेते हैं, तो 4/3 हो गया m1। अब m1 m2 इक्वल टू कितना होता है, -1, क्योंकि दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, m2 की वैल्यू आ जाएगी 4/3 और इंटू m2 इज -1, इसका अर्थ m2 की वैल्यू आ गई -3/4। अब स्लोप इज नोन। अब स्लोप मालूम हो गया तो लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन इज y -2 इक्वल टू -3/4 और टाइम्स x -1। समझ गए? फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म वही है
है ना। अब तो नहीं कहेंगे कहां से आया, y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। ठीक है, एक स्लोप हम निकाल लेते हैं और दूसरा m दिया हुआ है, इसके इक्वल कर लिया। पॉइंट स्लोप फॉर्म, ये पॉइंट स्लोप फॉर्म है। ठीक है, समझ गया। x1 y1 के जगह पर 1 और 2 है और m के जगह पर आपका m2 है जो -3/4 है। ये लाइन की इक्वेशन आ गई। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 4y माइनस ऑफ 8 इक्वल टू -3x n + 3। ठीक है, तो आ गया 3x + 4y इक्वल टू 11। ठीक है, यस सर। यस सर। तो Yes. समझ गया। तो ये लाइन की इक्वेशन आ गई, पासिंग थ्रू सम पॉइंट एंड पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द टू गिवन पॉइंट्स। अब जरा देखिए, ये तो हो गया कन्वेंशनल तरीका जो स्कूल में बाकी जगह पर जहां दिखाना होगा वहां पर आप यूज करेंगे। लेकिन जहां हमें सीधा निकालना है, तो जैसे 1,2 से पास होने वाली लाइन, पहला जो था उसी को मैं लिख देता हूं, जो किसी दिए गए लाइन के पैरेलल, और गिवन लाइन कौन सी लाइन थी, 3x + 4y इक्वल टू, ये 3x + 4y इक्वल टू 5। समझ गए। अब इस लाइन की इक्वेशन हमें चाहिए। आपको क्या करना है कि ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिसका स्लोप वही हो जो इसका स्लोप है, नहीं यही ना। और स्लोप निकालने के लिए क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y का रेशियो लेते हैं विथ नेगेटिव साइन, यही स्लोप होता है। यस सर। नहीं, इसको 5 से कोई मतलब है, यहाँ 5 है कि 5000 है उससे कोई हाँ, मतलब सर। नहीं है स्लोप को। तो हमें इस गिवन लाइन से सिर्फ स्लोप लेना है, मतलब उसके x और y का कोफिशिएंट लेना है, इतना सिर्फ मालूम होना चाहिए। 5 है कि 5000 है कि -5000 है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, कि नहीं है उससे कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ x और y के कोफिशिएंट से मतलब। आप क्या करेंगे, जो इसमें x और y का कोफिशिएंट है चुपचाप वही रहने दी। ठीक है, और x के जगह पर x माइनस x कोऑर्डिनेट ऑफ गिवन पॉइंट, जहां से लाइन पास होनी है, क्योंकि एक ही लाइन के पैरेलल में तो इनफाइनाइट लाइन हो सकती है, लेकिन अब हमें ये बताना है कि वो मैं लाइन में लिख रहा हूं जो 1,2 से ही पास होती है। तो आप x के जगह पर x माइनस x कोऑर्डिनेट ऑफ गिवन पॉइंट और y के जगह पर y माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ गिवन पॉइंट कर दी इक्वल टू 0, यही वो लाइन हो जाए। समझ गया मैंने क्या किया, x और y का कोफिशिएंट एज इट इज रहने दिया, जो था दिए गए लाइन में एग्जैक्टली वही रहने दिया। क्यों, तो आवर लाइन इज पैरेलल टू द गिवन लाइन and slope of line is obtained by taking ratio of coefficient of x and coefficient of y, that should remain intact, रहना चाहिए, तभी तो स्लोप सेम आएगा। यस सर। ठीक है, दूसरी बात कि एक ही लाइन के पैरेलल में इनफाइनाइट लाइन हो सकती है, लेकिन अब ये अपनी ही लाइन है, उसके लिए क्या करते हैं, x के जगह पर x माइनस x कोऑर्डिनेट ऑफ गिवन पॉइंट और y के जगह पर y माइनस गिवन पॉइंट, ये करके 0 कर देते हैं। तब देखिए, अब ये जो लाइन मैंने लिखा है उसका स्लोप वही है जो गिवन लाइन का स्लोप है -3/4। यस करके Yes, बताइए। sir. ठीक है, जो मैंने लाइन Yes, लिखा है उसका स्लोप -3/4 ही है। यस सर। यस ठीक सर। है, यस सर। दूसरी बात, जो लाइन का इक्वेशन मैंने लिखा है वो 1,2 से लाइन पास होगी, पास होती है लाइन की नहीं होती, इसका सबूत क्या है, कोऑर्डिनेट रखने के बाद सेटिस्फाई कर दे तो लाइन पासेस थ्रू दैट पॉइंट, नहीं सेटिस्फाई करे तो नहीं पास होती है, सीधी बात। तब x के जगह पर 1 और y के जगह पर 2 रख करके देखिए, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यस सर, हो रहा है। जो Yes, लाइन sir. मैंने लिखा है ऊपर वाली लाइन, ये लाइन 1,2 से पास होगी कि नहीं होगी, यस सर होगी। यस सर, होगी। 1,2 इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। x के जगह पर 1 और y के जगह पर 2 रखें तो 0 + 0 इक्वल टू 0, बिल्कुल सही बात। इस लाइन का स्लोप -3/4 है, ये लाइन 1,2 से पास होती है, यही तो हमें चाहिए था, यही तो चीज चाहिए था ना, इसकी जान थोड़ी लेनी है। तो 3x + 4y और -11 इक्वल टू 0, नहीं यही आया होगा, यही आया था। यस सर। यस Yes, सर। sir. 4y इक्वल टू 11,
-11 इक्वल टू 0। अब दूसरा देखिए, ये है 4x माइनस 3y प्लस 7। दूसरा केस, तो जैसे एक पॉइंट है, ये 1,2 मैंने लिया था। अब यहां से पास होने वाली लाइन जो एक दिए गए लाइन के परपेंडिकुलर में, इसका इक्वेशन हमें निकालना। ठीक है, ये दिए हुए लाइन की इक्वेशन है 4x माइनस 3y इक्वल टू 7। 4x माइनस 3y इक्वल टू 7 है ना। अब ये 7 है कि 7,000 है कि -7 है, -7,000 है, इससे मतलब नहीं है हमें यस सर। इससे क्या लेना है, स्लोप लेना है। समझ गया, इससे स्लोप लेना है। अब जब परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखनी हो तो क्या करते हैं, कोफिशिएंट को इंटरचेंज करके और एक का साइन चेंज कर दिया, एक का साइन चेंज कर दिया। क्यों, तो मान लीजिए दिए गए लाइन का स्लोप -a/b है, तो उसके परपेंडिकुलर लाइन जो होगी उसका स्लोप क्या होगा, b/a है, तभी तो दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा। यस सर। यस सर। नहीं, ये होना चाहिए। तो a और b में से किसी एक का साइन हमें बदलना होगा, और a के जगह b और b के जगह पर a लाना होगा, तभी तो बात बनेगी। यस सर। तो आप क्या करते हैं, कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर लीजिए और एक का साइन बदलना है। तो बेहतर क्या है कि मान लीजिए एक नेगेटिव है ना, तो उसी नेगेटिव को पॉजिटिव बना ले, ज्यादा अच्छा वही है। तो -3 को 3 बना करके x के पास में ले आता हूँ, -3 को 3 बनाकर x के पास ले आया, और x के जगह पर x माइनस x कोऑर्डिनेट ऑफ गिवन पॉइंट, क्योंकि एक ही लाइन पर इनफाइनाइट परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जा सकती है, सारी लाइन परपेंडिकुलर है। ये सब है। यस अब इसमें से इसी का इक्वेशन लिखना है, तो 1,2 से पास होना चाहिए। यस सर। फिर वही काम करते हैं, -3 को 3 बनाकर साइन चेंज कर दिया हमने। अब दूसरे के साइन को चेंज करने की जरूरत नहीं है, एग्जैक्टली 4 को x के पास ले आइए, तो y के पास 4 टाइम्स y माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका स्लोप निकालेंगे तो देखिए -3/4 आ जाएगा। इसका स्लोप था 4/3 है, इसका स्लोप 4/3, इसका स्लोप -3/4, दोनों का प्रोडक्ट -1 हो गया, मतलब लाइन इज परपेंडिकुलर। तो कोफिशिएंट को इंटरचेंज करके एक का साइन चेंज करने के साथ परपेंडिकुलर लाइन की एक्सप्रेशन आ गया। अब वो लाइन 1,2 से ही पास हो, उसके लिए क्या करते हैं, x के जगह पर x माइनस x कोऑर्डिनेट ऑफ गिवन पॉइंट, और y के जगह पर y माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ गिवन पॉइंट, ये कर लेते हैं, जिससे ये भी इंश्योर हो जाए कि ये लाइन 1,2 से ही पास होने वाली लाइन, क्योंकि 1,2 इसको अब सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। x के जगह पर 1 रखेंगे, ये 0 हो जाएगा, y के जगह पर 2 रखेंगे, ये 0 हो जाएगा। 3 टाइम्स ऑफ 0 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 0 यस सर। हो गया। यस सर। अब देखिए, इसको सॉल्व करके देखिए, ये वही लाइन है 3x यस सर। प्लस 4y और -11 इक्वल टू 0। देखिए यस सर, सेम लाइन है। सेम लाइन है। सेम है। तो समझ Yes, गया sir. टेक्निकल तरीका लिखने का, है ना। यस सर। कि जब Yes, sir. कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का क्वेश्चन सॉल्व करना, धीरे धीरे, मतलब छलांग नहीं लगाते हैं, धीरे धीरे। अभी शुरू में इंट्रोड्यूस करवा दिया, अब अंत तक क्या होगा, आदत हो जाएगी। आपसे पूछेगा, फटाफट लिख देंगे, लेकिन बेसिक को नहीं भूलना है, क्योंकि स्कूल एग्जामिनेशन आपको ही लिखना है। ठीक है, तो देखिए आप, जैसे कोई गिवन पॉइंट है x1 y1, ठीक है। अब यहां से एक दिए गए लाइन मैं लिख देता हूं ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है।